हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं थार रेगिस्तान की। तो थार रेगिस्तान राजस्थान में है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। आज हम लोग समझेंगे कि इस मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर थार रेगिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पूरा थार रेगिस्तान का एक व्यू है और दूर दूर तक देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, आज से लाखों साल पहले यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। दोस्तों, वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिससे ये एक बहुत बड़े मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर भारत की स्थिति दिखाता हूँ। ये एक इंडिया का मैप है और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो मैंने इस मैप में दिखाई हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला है जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला के जो दूसरी तरफ ये रेड रंग का जो हमें दिख रहा है ये है थार मरुस्थल। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बना है, ये लाखों साल का प्रोसेस है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भारत में वर्षा कैसे होती है। दोस्तों, भारत में जितनी भी वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये पश्चिम से और दक्षिण से जो मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है ये हमारे भारत में बहुत अच्छी बारिश करता है। तो दोस्तों, ये मानसून जब इस तरह से यहाँ पर घुसता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इसको पार नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये जो मानसून है वो अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर चलता है इस तरीके से, और अरावली पर्वत श्रृंखला को पार नहीं कर पाता, जिसके कारण अरावली पर्वत श्रृंखला के दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा थार मरुस्थल है वहाँ पर ये बारिश नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े मरुस्थल का निर्माण हुआ है। सबसे पहले समझ लेते हैं मरुस्थल क्या होता है। मरु का मतलब होता है दोस्तों मृत, और स्थल माने जमीन। तो दोस्तों, जो जमीन बिल्कुल मृत है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई खाद्यान्न फसल नहीं होती है, उसको हमने नाम दिया मरुस्थल। तो दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। मैंने यहाँ पर बता दिया किस तरह से यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ। जो बारिश है हमारे भारत में वो जो मानसून से होती है वो मानसून अरावली पर्वत श्रृंखला को पार नहीं कर पाता है और वो अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर चलता हुआ सीधे हिमाचल प्रदेश के आसपास में जाकर बारिश करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो एक तरफ हम राजस्थान का ये वाला भाग देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला का ये वाला भाग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी दिखाई देती हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है। जैसे हम माउंट आबू की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की वो है गुरु शिखर। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो गुरु शिखर का आप लोग नाम याद रखेंगे यहाँ से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ समझ में आ गया होगा कि जो थार मरुस्थल है उसका निर्माण कैसे हुआ, ये लाखों साल का प्रोसेस है, किस तरीके से बना, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं इसको। और यहाँ पर एक बात और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो थार मरुस्थल है यहाँ पर जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं जीवन की वो बहुत ज़्यादा जटिल हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर यहाँ पर कभी बारिश भी हो जाती है तो जो बारिश की बूंदें हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि दिन में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और रात में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे रातें बहुत ठंडी होती हैं यहाँ पर और दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं यहाँ पर। इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का लाइफ। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक थार डेजर्ट का आपको इमेज बनाकर दिखाया है। ये जो लाल रंग से जो भाग दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये है पूरा थार डेजर्ट। तो जो थार मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पर फैला है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद हमारा पूरा इंडिया, इधर देख सकते हैं हम लोग हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के आसपास ऊपर वाला क्षेत्र भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है जहाँ पर थार मरुस्थल फैला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन हमने दिखाई है, ये लाइन है अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला एक वो पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से लेकर और सीधे दिल्ली तक जाती है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको यहाँ पर पता नहीं होता है
कि दिल्ली में भी इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। दोस्तों दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो इसी पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका जो अंतिम बिंदु है वो दिल्ली में ख़त्म होता है और इसी पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। इस तरीके से इस पहाड़ी का विस्तार हमें गुजरात से दिल्ली तक देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर हम अरावली पर्वत श्रृंखला से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी जो उत्पत्ति है ये 45,000 लाख वर्ष पहले हुई है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में कई बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। स्टूडेंट्स अवशिष्ट पर्वत के बारे में यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, इसका जो निर्माण है वो छोटे छोटे पत्थरों से हुआ और मिट्टी से हुआ है। तो वर्तमान समय में इसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश और हवा यहाँ पर चलती है तो ऊपर वाली जो चोटियाँ हैं वो धीरे धीरे उनका जो ऊंचाई है वो कम होती चली जा रही है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। इसकी कुल लंबाई, कभी कभी स्टूडेंट्स हमसे लंबाई भी पूछ लेते हैं, तो 992 किलोमीटर तक है। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अरावली पर्वत श्रृंखला से अनेक नदियां निकलती हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला वो पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि राजस्थान का एक भाग बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पर हमें बहुत अधिक नदियाँ भी दिखती हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो खाद्यान्न के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होती, थार मरुस्थल वाली जो ज़मीन है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई फसल नहीं होती और यहाँ बस कटीले वन हमें दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम हम यहाँ से देख लेंगे। बनास, लूनी और साबरमती नदी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन्स के पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए गुरु शिखर एक बहुत सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था पहले। और इस पर्वत श्रृंखला में सीसा, जस्ता और तांबा आदि खनिज मिलते हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों इसको आप लोग एज इट इज याद रखोगे। सीसा, जस्ता, तांबा के अलावा यहाँ पर हमें मार्बल की भी बहुत ज़्यादा अधिकता मिलती है। तो मार्बल्स भी हमें राजस्थान से ही मिलते हैं, इसको आप लोग याद रखोगे। इसके बाद दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। दिल्ली में जहाँ पर ये श्रेणी खत्म होती है वहीं पर हमें यहाँ पर राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पहाड़ी है दिल्ली में उसका नाम है रायसीना हिल्स। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी। तो स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखोगे। अब चलते हैं हम लोग आगे स्टूडेंट्स, इसी क्रम में देखते हैं हम लोग कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ से एक वीडियो में हमें दिख रही है वर्तमान जो यहाँ की स्थिति है वो इस तरीके से है। लोग यहाँ पर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और जो इसकी चोटियाँ हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, वो हमें उनकी ऊंचाई हर साल दर साल कुछ कम होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ पर हवा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और जो बारिश होती है उससे भी यहाँ पर मिट्टी जो है वो थोड़ा सा कम होती चली जा रही है। पहाड़ के जो पत्थर हैं वो उसको काट काट कर लोग यहाँ पर घर बनाने लगे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला हमें नज़र आती है। तो यहाँ से हम लोग इसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि थार मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। लाखों साल का प्रोसेस है। इससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर था जिसको हमने नाम दिया था टेथिस सागर। दोस्तों ये बात ऐसा प्रमाणित भी हो गई है क्योंकि जो थार मरुस्थल है वो पाकिस्तान तक फैला हुआ है और पाकिस्तान में खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत सारे कोयले के भंडार भी मिले हैं। तो दोस्तों इससे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा घना जंगल भी था और उससे पहले एक सागर था।
वर्तमान समय में दोस्तों इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर थार मरुस्थल एक बड़ा मरुस्थल का निर्माण हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पेपर्स में कभी कभी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।